नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के विशाल संविधान के अंदर ही एक और मिनी संविधान भी मौजूद है? जी हाँ, एक ऐसा खास हिस्सा जो सिर्फ भारत के सबसे अनोखे समुदायों यानी अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के लिए बनाया गया है। तो आज हम संविधान के इसी भाग 10 की परतों को खोलेंगे। तो इसकी जड़ें कहाँ हैं? देखिए, संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का एक बहुत बड़ा सपना था। वो संविधान को सिर्फ कानूनों का एक दस्तावेज नहीं मानते थे, नहीं, उनके लिए ये एक सामाजिक क्रांति लाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया था, न्याय और बराबरी का एक जीता जागता नक्शा। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक ही संविधान भारत के सैकड़ों अलग अलग आदिवासी समुदायों के लिए न्याय कैसे पक्का कर सकता है? सोचिए, जिनकी अपनी भाषाएं हैं, अपनी संस्कृति है और जीने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये हमारे संविधान बनाने वालों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती का जवाब मिला एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया में, जिसे कहते हैं असममित संघवाद। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। एक साइज सबको फिट नहीं होता। मतलब देश की विविधता का सम्मान करते हुए कुछ हिस्सों को उनकी खास जरूरतों के हिसाब से ज्यादा आजादी या अलग अधिकार दिए जाते हैं। तो चलिए अब सीधे उस कानूनी फ्रेमवर्क पर आते हैं जो इस आइडिया को हकीकत में बदलता है। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 10 की। तो भाग 10 असल में है क्या? यूं समझिए कि इसमें दो मेन आर्टिकल्स हैं, 244 और 244A। ये अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाते हैं और इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, इन समुदायों की अनोखी पहचान को बचाना और उन्हें किसी भी तरह के शोषण से महफूज रखना। ये अंग्रेजों के एक्सक्लूडेड एरियाज वाली सोच से बहुत आगे की बात थी, जहां मकसद सिर्फ अलग थलग रखना था। यहां मकसद था स्वर शासन यानी सेल्फ गवर्नेंस देना। और ये सोच आई कहां से? इसके पीछे एक खास समिति थी, बारदलोई समिति। उन्होंने एक बहुत जरूरी बात पहचानी कि उत्तर पूर्व की जनजातियों के पास तो पहले से ही अपने राजनीतिक सिस्टम मौजूद थे, इसलिए उन्हें सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि एक अनोखे राज्य के भीतर राज्य जैसे मॉडल की जरूरत थी। बस इसी एक सिफारिश ने जनजातीय शासन के दो अलग अलग रास्ते बना दिए। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। संविधान हमें स्वायत्तता के दो अलग अलग रास्ते दिखाता है। एक है 5वीं अनुसूची और दूसरी है 6ठी अनुसूची। ये दोनों भारत के अलग अलग हिस्सों के लिए हैं और इनके काम करने का तरीका भी एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच में है। आप यूं समझिए, 5वीं अनुसूची एक सुरक्षा कवच की तरह है। यहां सारा जोर राज्यपाल की विशेष शक्तियों पर होता है ताकि वो जनजातीय हितों की रक्षा कर सकें। दूसरी तरफ 6ठी अनुसूची एक मिनी सरकार बनाने जैसा है। ये शक्तिशाली खुद मुख्तार परिषदें बनाती हैं जिनके पास अपने कानून बनाने और यहां तक कि टैक्स वसूलने का भी अधिकार होता है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से देखते हैं। अगर हम लक्ष्य की बात करें तो 5वीं अनुसूची में जोर संरक्षण और निगरानी पर है, जबकि 6ठी में स्वायत्तता और स्वशासन पर। शासन चलाने वाली बॉडी भी अलग है। 5वीं में एक सलाहकार परिषद यानी TAC है, तो 6ठी में एक बहुत पावरफुल स्वायत्त जिला परिषद यानी ADC। लेकिन असली फर्क आता है शक्तियों में। जहां एक तरफ राज्यपाल के पास कानूनों को बदलने की शक्ति है, वहीं दूसरी तरफ ADC जमीन, जंगल और सामाजिक रिवाजों पर खुद कानून बना सकती हैं। और तो और उनके पास टैक्स लगाने और मिनरल रॉयल्टी इकट्ठा करने जैसी वित्तीय शक्तियां भी होती हैं। तो 5वीं अनुसूची में असली पावर सेंटर कौन है? जवाब है राज्यपाल। देखिए, राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को नोटिफाई तो करते हैं, लेकिन राज्यपाल एक संवैधानिक गेटकीपर की तरह काम करते हैं। उनके पास ये शक्ति है कि वो संसद या राज्य विधानसभा के किसी भी कानून को इन इलाकों में लागू होने से रोक दें या फिर उसे कुछ बदलावों के साथ लागू करें। और शायद सबसे बड़ी शक्ति, वो आदिवासी जमीन को गैर आदिवासियों को ट्रांसफर होने से रोक सकते हैं। अब आते हैं 6ठी अनुसूची पर, जिसे छोटे राज्य या मिनिएचर स्टेट्स कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये स्वायत्त जिला परिषदें यानी ADCs बनाती हैं और इनके पास क्या क्या शक्तियां हैं जरा सुनिए। अपनी जमीन, अपने जंगल, विरासत और सामाजिक रिवाजों पर कानून बनाने की पूरी शक्ति। ये अपनी परंपराओं के हिसाब से न्याय के लिए अपनी अदालतें यानी विलेज कोर्ट्स भी चला सकते हैं। और तो और ये टैक्स लगाकर अपना रेवेन्यू खुद मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि ये जो ढांचा है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है।
ये एक जीवंत दस्तावेज की तरह है जो समय के साथ साथ बदला है और विकसित हुआ है। स्वायत्तता के इस सफर को हम 3 बड़े पड़ावों में देख सकते हैं। पहला पड़ाव था 1950, जब संविधान ने ये 2 मॉडल बनाए। फिर आया 1969, जब अनुच्छेद 244A ने असम के अंदर एक स्वायत्त राज्य बनाने का एक बिल्कुल नया और अनोखा रास्ता खोला। और तीसरा बड़ा कदम था 1996 का पैसा अधिनियम, जिसने स्वशासन के इस विचार को गांव-गांव तक पहुंचा दिया। ये जो अनुच्छेद 244A है ना, ये वाकई में एक गेम चेंजर है। ये संसद को ये असाधारण शक्ति देता है कि वो असम के भीतर ही एक स्वायत्त राज्य बना दे। सोचिए, एक ऐसा राज्य जिसकी अपनी विधानसभा होगी, अपने मंत्री होंगे और कुछ मामलों में तो कानून और व्यवस्था पर भी उसका अपना नियंत्रण होगा। ये स्वायत्तता का सबसे मजबूत रूप है जो हमारा संविधान देता है। और फिर आया पैसा एक्ट। इस कानून ने एक बहुत बड़ा काम किया। इसने लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत किया और पारंपरिक ग्राम सभा को असली शक्तियां देकर स्वशासन का केंद्र बना दिया। मतलब फैसले अब ऊपर से नहीं बल्कि गांव के लोग मिलकर लेंगे। तो इतना सब जानने के बाद सवाल उठता है, आज की तारीख में इन सब कानूनों और इस इतिहास की क्या अहमियत है? चलिए इसे संविधान की किताबों से निकालकर आज की असल दुनिया में देखते हैं। क्योंकि ये सिर्फ इतिहास या कानून की किताबों की बातें नहीं हैं। ये संवैधानिक प्रावधान आज भी उतने ही जिंदा हैं और देश की सबसे बड़ी बहसों और आज की हेडलाइंस का हिस्सा हैं। इसका सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण है लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से ही लद्दाख अब 6ठी अनुसूची में शामिल होने की लगातार मांग कर रहा है। और वजह बिल्कुल वही हैं जिनके बारे में हमने बात की। अपनी अनोखी जनजातीय पहचान और संस्कृति को बचाना, अपनी जमीन और संसाधनों पर नियंत्रण पाना और अपने फैसले खुद लेने के लिए एक मजबूत स्थानीय ढांचा बनाना। यह दिखाता है कि संविधान के ये पन्ने आज भी कितने जिंदा और कितने जरूरी हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। कोई भी राष्ट्र देश की एकता की चाह और अलग-अलग समुदायों को स्वायत्तता देने के वादे के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकता है? भारतीय संविधान का भाग 10 इसी मुश्किल संतुलन को साधने की एक बहुत साहसिक और अनोखी कोशिश है और ये कोशिश आज भी जारी है।